हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हमने नेशनल इनकम के बारे में पढ़ा था और उसका कुछ पोर्शन पेंडिंग रह गया था जो हम आज की क्लास में कवर करने की कोशिश करेंगे और उसे कंप्लीट करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक जो लास्ट क्लास में पेंडिंग रह गया था वो है रियल जीडीपी वर्सेस नॉमिनल जीडीपी। देखिए, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी को समझने से पहले हमें नॉमिनल जीडीपी को समझना होगा। नॉमिनल जीडीपी के बारे में कहा जाता है इट रेफर्स टू जीडीपी एट करंट प्राइस। मतलब करंट प्राइस का मतलब ऐसा प्राइस जो कि मार्केट में प्रिवेल कर रहा है, चल रहा है। प्रिवेलिंग प्राइस मीन्स मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल goods and services produced during accounting year। अब जाहिर सी बात है, हम बात कर रहे हैं जीडीपी की, तो हम बात करेंगे डोमेस्टिक टेरिटरी की, है ना। क्योंकि जीडीपी में हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि हम डोमेस्टिक टेरिटरी की बात करते हैं और ये हमेशा करंट प्राइस के ऊपर ही कैलकुलेट की जाती है। मीन्स कि इसके अंदर जो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट है वो रखा जाता है। इन्फ्लेशन के हिसाब से सिचुएशंस को यहाँ पर डील किया जाता है। तो नॉमिनल जीडीपी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो करते हैं क्वांटिटी इनटू प्राइस। क्वांटिटी बोल सकते हो आप, इसको आउटपुट भी बोल सकते हो कि जितना आउटपुट क्वांटिटी वाइज प्रिपेयर हुआ इनटू में पर यूनिट का प्राइस, दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक वैल्यू आ जाएगी जो कि नॉमिनल जीडीपी को शो करती है। आई थिंक सो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद आगे जब हम चलेंगे तो हमें ये बात समझ में आती है कि नॉमिनल जीडीपी को जब तुम्हें कैलकुलेट करना हो तो वेदर आपका आउटपुट इंक्रीज हो या आपका प्राइस इंक्रीज हो, दोनों में से कोई भी चीज इंक्रीज हो जाए या फिर और दोनों ही इंक्रीज हो जाए तो आपकी नॉमिनल जीडीपी की जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाएगी। इज दैट क्लियर? उसके बाद में रियल जीडीपी के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हमें कुछ चीज़ें क्लियर करनी है कि हम रियल जीडीपी का कैलकुलेशन क्यों कर रहे हैं, या रियल जीडीपी है क्या। जैसे ये चीज़ करंट प्राइस पर कैलकुलेट होती है, रियल जीडीपी इट रेफर्स टू जीडीपी विच इज एस्टिमेटेड एट कांस्टेंट प्राइस। ये जो कांस्टेंट प्राइस है ये पर्टिकुलर एक बेस ईयर को एस्टिमेट करके माना जाता है और हम मानते हैं कि जो बेस ईयर का प्राइस इंडेक्स है वो एज्यूम टू बी 100 होता है। एज्यूम करते हैं हम लोग 100 है, अदरवाइज जो भी चीज़ें गिवन होती हैं वो हम उसी के हिसाब से मानते हैं। अब यहाँ पर तो वर्ड है यूजिंग करंट प्राइस डेफिनेशन में, और यहाँ पर भी सेम डेफिनेशन है कि मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड within domestic territory during an accounting year, but difference क्या है, using base
ईयर प्राइस। यहाँ पर हम इन्फ्लेशन को ख़त्म कर देते हैं। हम यहाँ पर इन्फ्लेशन के हिसाब से नहीं, जो बेस ईयर का प्राइस इंडेक्स है हम उसके हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पर कंपैरिजन जो होता है वो बेस ईयर से होता है। इसका एग्जांपल समझने के लिए तुम कुछ यूँ समझ सकते हो कि जैसे फॉर एग्जांपल हम जब पॉपुलेशन को कैलकुलेट करते हैं तो हम अकॉर्डिंग टू सेंसस कैलकुलेट करते हैं। वो अलग बात है कि हम बोलते थे कि 2011 के अनुसार पॉपुलेशन इतनी है, 2021 के अनुसार पॉपुलेशन इतनी है। आज भी हम यही कहते हैं कि 2021 के अनुसार हमारी पॉपुलेशन लगभग 137 करोड़ है। कोई भी ये नहीं कहता कि 2023 के हिसाब से आपकी पॉपुलेशन इतनी है। हम हमेशा बेस ईयर से कैलकुलेट करते हैं। बेस ईयर कंपैरिजन के लिए सबसे बेस्ट ईयर माना जाता है जिसमें मैक्रो वेरिएबल्स को उसकी नॉर्मल रेंज में रखा जाता है। अब रियल जीडीपी की जो वैल्यू कैलकुलेट होती है उसमें भी हम दोनों ही चीजें लेते हैं, आउटपुट इनटू प्राइस। लेकिन ये जो प्राइस है इट एज्यूम टू बी कांस्टेंट, ये चेंज नहीं होगा, देयर इज नो चेंज। इट मीन्स अगर मुझे रियल जीडीपी मैं चाहता हूँ कि मेरी इंक्रीज हो तो मेरे पास इकलौता सिंगल वेरिएबल जो बचता है वो आउटपुट का बचता है कि इफ इन एनी केस अगर मेरा आउटपुट बढ़ेगा तो ही मेरी रियल जीडीपी बढ़ेगी, अदरवाइज उसके कोई बढ़ने के चांस नहीं है। मीन्स यहाँ पर मुझे एक एक्चुअल ग्रोथ देखने को मिलती है कि मैं जो एक्चुअल ग्रोथ की कैलकुलेशन करता हूँ वो मैं उस हिसाब से करता हूँ कि मैं एक्चुअल ग्रोथ को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर वैल्यू को जस्टिफाई करूँगा कि एक्चुअल ग्रोथ कैसे निकाली जाएगी। अब ये एक्चुअल ग्रोथ सॉरी फॉर द इंटरप्शन गाइस। रियल जीडीपी की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर एक्चुअल ग्रोथ की बात होती है कि एक्चुअल ग्रोथ को कैसे रिफ्लेक्ट किया जाता है। बिकॉज हमारी जीडीपी के अकॉर्डिंगली जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। लेकिन अगर हम यूँ मान के चले कि हमारे प्राइसेस इंक्रीज हो जाएं तो प्राइसेस इंक्रीज होने से इनकम जरूर इंक्रीज हो जाएगी, बट वो हमारे केस में अच्छी चीज़ नहीं है, वो हमारे अगेंस्ट में है, वो बैड बिहेवियर है मार्केट का। क्योंकि माना यह जाता है कि अगर प्राइसेस इंक्रीज होंगे तो वहां पर इन्फ्लेशन के बढ़ने के चांसेस हैं, जो कि नॉमिनल जीडीपी को रिफ्लेक्ट करता है कि नॉमिनल जीडीपी उस हिसाब से काम कर सकती है। तो हम वैल्यू ऑफ आउटपुट की जब हम बात करते हैं तो हम बात करेंगे कि जब आउटपुट बढ़ेगा तभी तो एम्प्लॉयमेंट लेवल के बढ़ने के चांसेस होते हैं। एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ेगा तो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड के बढ़ने के चांसेस हैं। अब लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बढ़ता है तो एक पर्सन की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो डिमांड्स हैं, वो भी बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो रियल जीडीपी एक्टिव पोजीशन को शो करता है, एक्टिव ग्रोथ को शो करता है, जिसकी वजह से हमारा देश जो है वो कितनी प्रोग्रेस कर रहा है हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन ये आता है यहाँ पर कि सर जब ट्रू ग्रोथ रियल जीडीपी से शो होती है देन व्हाई शुड वी मेजर नॉमिनल जीडीपी। तो हमें नॉमिनल जीडीपी निकालना ही क्यों है सर, जब ये हमारे बेनिफिट के लिए है ही नहीं। तो मैं कहता हूँ कि नॉमिनल जीडीपी के भी कुछ अपने बेनिफिट्स हैं, कुछ अपने बेनिफिट्स हैं इसके। जैसे पहला है, अगर मुझे कोई शॉर्ट टर्म कंपैरिजन करना हो तो मैं नॉमिनल जीडीपी को कैलकुलेट कर सकता हूँ। शॉर्ट टर्म कंपैरिजन की बात करते हैं तो हम जैसे कि हमें ये देखना हो कि रिसेंट ट्रेंड किस चीज़ का चल रहा है, मार्केट में कितनी सेल बढ़ी है, कितनी
परचेज बढ़ी है या किस चीज़ का ट्रेंड चल रहा है, तो वो तो हमें लास्ट ईयर से ही मिलेगा ना। उसके लिए हम 8 साल 10 साल का वेट तो नहीं कर सकते। उतने टाइम में तो वो चीज़ें आउटडेटेड भी हो सकती हैं। तो शॉर्ट टर्म कंपैरिजन के लिए, रीसेंट ट्रेंड को चेक करने के लिए, इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट को, इम्पैक्ट को देखने के लिए कि कितना इन्फ्लेशन आ रहा है, कितना नहीं आ रहा, हमारी बजट पॉलिसीज क्या होनी चाहिए लास्ट ईयर के कंपैरेटिवली, तो उस लिए भी हम जो हैं वो शॉर्ट टर्म कंपैरिजन में नॉमिनल जीडीपी का यूज़ करते हैं। बहुत सारी कंट्रीज अपने आप को कंपेयर करने के लिए, कंपेयरिंग कंट्रीज एंड रिलेटेड सेक्टर्स, हमारे सेक्टर्स को कंपेयर करने के लिए, रिलेटेड कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए भी इन चीज़ों का यूज जो है वो देखा जाता है। कहोगे कैसे? सर, जब कंट्रीज की बात होती है तो बात होती है कि कंट्री का साइज क्या है पिछले साल के कम अकॉर्डिंगली। जैसे हमारी जो प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि पॉपुलेशन तो हर साल बढ़ती है, वो एक अलग बात है, हम कैलकुलेट उसको सेंसस के हिसाब से करके चलते हैं। 10 साल का सेंसस है, लेकिन प्रोडक्टिविटी की बात देखें तो वो तो हमें लास्ट ईयर के कंपैरेटिवली ही इंक्रीज या डिक्रीज करनी होती है। तो उस चीज़ के लिए भी कंट्रीज या रिलेटेड सेक्टर लाइक एज प्राइमरी सेक्टर में कितनी ग्रोथ हुई, सेकेंडरी में कितनी ग्रोथ हो रही है, तो उन चीज़ों को कंपेयर करने के लिए भी हम यहाँ पर नॉमिनल जीडीपी का यूज़ करते हैं। और बहुत सारी जगहों पर गोल्स को सेट करने के लिए भी इसका यूज होता है। गोल्स को सेट मतलब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो शॉर्ट टर्म गोल्स पर चलती हैं, लाइक एज कि हमारे कंट्री का रिवेन्यू कितना इंक्रीज होना चाहिए, हमारी सेल कितनी इंप्रूव होनी चाहिए, क्या हमारे खर्चों में कोई कटौती तो नहीं आ गई। हम जैसे एक्सपेरिमेंट बेसिस पर चलते हैं कि हम ये चीज इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि क्या ये कामगार है या नहीं है, तो वहां पर हम एक्सपेरिमेंट बेस्ड जो डाटा पिक करते हैं वो नॉमिनल जीडीपी का ही होता है। उसको हम रियल जीडीपी के 10 साल की बेस पे कैलकुलेशन नहीं कर सकते। तो इतना सा कॉन्सेप्ट था आपका रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी का। तो इसको निकालने के लिए अपने अलग अलग फॉर्मूले जो हैं वो बनाए गए हैं, जिन्हें हम बोलते हैं कन्वर्जन ऑफ रियल इनटू नॉमिनल या नॉमिनल इनटू रियल। तो जनरली तो हमारे लिए रियल जीडीपी का इम्पैक्ट ज़्यादा अच्छा माना जाता है, तो हम कन्वर्जन करेंगे नॉमिनल जीडीपी इनटू रियल जीडीपी। तो फॉर्मूला क्या होना चाहिए? अब मुझे रियल जीडीपी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और मुझे नॉमिनल जीडीपी गिवन है, तो जाहिर सी बात है नॉमिनल जीडीपी अपॉन में नॉमिनल जीडीपी का जो प्राइस इंडेक्स है, जो कि करंट ईयर का प्राइस इंडेक्स होगा, मैं यहाँ पे वर्ड लिखूंगा करंट प्राइस इंडेक्स ऑफ करंट ईयर, इनटू में प्राइस इंडेक्स ऑफ बेस ईयर। अब आप में से कुछ बच्चे ये सोच सकते हैं कि सर यहाँ पर तो है ना, फॉर्मूले में जब हम बुक में देखते हैं किसी भी जगह तो यहाँ पर 100 लिखा होता है, यहाँ पे प्राइस इंडेक्स ऑफ बेस ईयर तो लिखा ही नहीं होता। लेकिन अभी मैंने जब आपको ऊपर दिखाया था, इसी चीज को पढ़ा रहा था जब मैं आपको, तो मैंने आपको ऑन द वेरी फर्स्ट जब मैं रियल जीडीपी के बारे में बता रहा था, तो मैंने आपको बताया था कि बेस ईयर को हम एज्यूम करते हैं 100। एक्चुअल में ये जो फॉर्मूला है ये प्रोपोर्शनेट कन्वर्ट करने के लिए होता है, कि नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी में जब आप चेंज करोगे तो आप उसका कन्वर्जन लेकर के चलोगे कि प्रोपोर्शनेटली चेंज करना है। वो एक अलग बात है कि रियल जीडीपी का जो प्राइस इंडेक्स है उसको हम 100 ही मान करके चलते हैं, तो फॉर्मूले में यहाँ पे 100 लिख दिया गया। बट अगर मान लो क्वेश्चन में कुछ चेंज आता है तो आपको वही बेस ईयर का इंडेक्स ही यहाँ पर लेना होगा। सर कोई एग्जाम्पल करवा दूं? मान लेते हैं you have to calculate real GDP। अगर आपका नॉमिनल जीडीपी 600 गिवन हो और प्राइस इंडेक्स ऑफ करंट ईयर, देखिए गिवन नहीं है, सिर्फ बोला गया प्राइस इंडेक्स 120, और आपको रियल जीडीपी निकालना है, तो हम ये मान के चलेंगे कि ये वाली वैल्यू तो 100 है, प्राइस इंडेक्स ऑफ बेस ईयर 100 होता है, और ये प्राइस इंडेक्स है ये करंट ईयर का है। तो यहाँ पर अगर हम इसको सोल्व करने के लिए जाएंगे तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 600
अपॉन में 120 गुना में 100, तो ये इससे 5 पर कट हो जाएगा और यहाँ पर आंसर आ जाएगा मेरी रियल जीडीपी की वैल्यू 500। तो रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी से हमेशा कम आके जाती है, मतलब रियल की वैल्यू कम होती है एज कंपेयर टू नॉमिनल, बिकॉज नॉमिनल के अंदर इन्फ्लेशन इम्पैक्ट होता है, तो उसकी वैल्यू को ज़्यादा आंका जाता है। जब हम इन चीज़ों की बात करते हैं, जब फॉर्मूलाज की बात करते हैं, तो ये चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती हैं देखने की, आप किस तरीके से उन चीज़ों को डील कर रहे हैं। तो रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में इतना ही था। नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का होगा, जिसमें हम तीनों मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए, टिल नाउ बाय बाय।